स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। आज का दिन सिर्फ देश के आर्थिक नगरी का सियासी भविष्य तय करेगा, न सिर्फ बल्कि आदिवासी अस्मिता को भी मजबूत करता नजर आएगा। क्योंकि आज एक तरफ छत्रपति शिवाजी की नगरी है, तो दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की स्थली। एक तरफ पवार और ठाकरे परिवार का लिटमस टेस्ट है, तो दूसरी तरफ भतीजे और शिंदे की सियासत का सबसे मुश्किल एग्जाम, जिसमें जो पास होगा वो महाराष्ट्र की सियासत में अगले 5 साल राज करेगा। सही कहा, क्योंकि अगर महायुति आई तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के भविष्य पर सवाल होगा, और अगर महाविकास आई तो शिंदे और अजित पवार के भविष्य पर सवाल होगा। और रही बात चाचा भतीजे की, तो यह जंग तो इस चुनाव में भी जारी रहेगी, हो सकता है आने वाले समय में भी। कुल मिलाकर यह चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, और इसी के लिए आज 7 बजे से जो वोट डाले गए हैं, हमारी चुनाव पर पूरी नजर थी। सुबह 6 बजे से महा कवरेज फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार जारी, और वक्त बेहद कम रह गया है मतदान का, जो सुबह 7 बजे से जारी था। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, इन सीटों पर भी हमारी नजर, क्योंकि ये है सिंहासन की जंग जिसमें हर कोई फतेह करना चाहता है। तो आज विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में और झारखंड में संपन्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में, केरल में, उत्तराखंड में भी उपचुनाव हो गए हैं, और एक लोकसभा सीट पर भी चुनाव हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनीष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे बातचीत हम करेंगे, तमाम रिएक्शन हम लेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके तहत महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक जो आंकड़ा आया वो हमने बताया, लेकिन 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं कितना फीसदी मतदान हुआ है, वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन 3 बजे तक की जो जानकारी थी उसके अनुसार 45.53% मतदान हुआ। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 61.47% मतदान हुआ। ये अब तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो सामने फिलहाल आया है, और इन वोटिंग प्रतिशत से बहुत कुछ साफ हो जाता है। कहते हैं कि जो मतदान का वोटिंग प्रतिशत निकल कर आता है आंकड़ों के हिसाब से या समय के हिसाब से, वो बहुत कुछ बयां कर देता है, किसी भी पार्टी की तकदीर को सामने लाकर रख देता है, और खासकर एग्जिट पोल से पहले ही। फिलहाल मीरापुर में कितना हुआ, मंझुआ में 43.64%, दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। इसके अलावा 39.86%, खैर की हम बात कर रहे हैं, दोपहर 3 बजे तक का मतदान की बात कर रहे हैं। 5 बज चुके हैं, लेकिन उससे पहले का आंकड़ा जरा देखिए, और 36.58%, कुंदरकी में 50.03%। हालांकि कोई इस तरह की कोई छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, और खासकर उत्तर प्रदेश को अगर हम छोड़ दें, वहां से जरूर इस तरह का मामला सामने आया जिस पर बीजेपी वाले ही तमाम पार्टियों पर आरोप लगाते हुए नजर आए, खासकर सपा पर। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथी जो है वो आते ही होंगे, सवाल जवाब उनसे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे अभी तक जो हमने 3 बजे तक का आंकड़ा बताया वोटिंग प्रतिशत का। देखिए, जहाँ तक चौहानों को सवाल है और जिस तरह का परिणाम आपने बताया है, जो ट्रेंड देखे गए हैं, उसमें उत्तराखंड में 61% के आसपास चुनाव है, और मेरा मानना है कि 5 बजे के जो आपके आंकड़े आएंगे उनमें ये संख्या और जो प्रतिशत जो है 70 से ऊपर जाएगा। तो मेरा मानना है कि वहाँ स्पष्ट मैंडेट वहाँ के लोगों ने दिया है, और मेरे को लगता है कि ये झारखंड में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का परिदृश्य देखा जा रहा है, उसमें निश्चित ही शिबू सोरेन जो हैं, उनके पुत्र जो हैं वो हेमंत सोरेन, उनकी सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में आप देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, और कल शाम से जिस तरह के समाचार वहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ येन केन प्रकरण से भाजपा सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र में हमारी लड़ाई अब पार्टियों से न होकर चुनाव आयोग से हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह की व्यवस्थाओं की अनदेखी कर रहा है, जिस तरह की अलोकतांत्रिक प्रैक्टिस को अप्रिशिएट कर रहा है, जिस तरह से जो सामने तथ्य नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें दिखाई जा रही हैं, उसका संज्ञान नहीं लेकर चुनाव आयोग अपनी कौन सी भूमिका निभाना चाहता है, ये बात देश के न समझ मतदाता की समझ में आ रही है, न पार्टियों को समझ में आ रही है। सवाल यही है कि जिस तरह का कृत्य महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, जिस तरह से पार्टी के एक संगठन पदाधिकारी ने वहां बैठकर जिस तरह पैसे का जो बंटवारा किया है, सवाल यह है कि आचार संहिता कहती है कि चुनाव
प्रचार खत्म होने के बाद किसी पार्टी का पदाधिकारी व उस क्षेत्र में नहीं ना, होगा तो कार्रवाई की होगी। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग इन सब चीजों की अनदेखी एक विशेष पार्टी के लिए क्यों कर रहा है और इसके क्या कारण है। सवाल है, क्या सत्ताधारी पार्टी को ही आपको लाभान्वित करने का आपका प्रयास है? जिस तरह से आप चुप्पी साध कर विपक्षी पार्टियों के जितनी भी आपको शिकायतें आ रही हैं उन पर आप कान बांध के बैठे हुए हैं। सवाल यही है कि अगर लोकतंत्र की रक्षा चुनाव आयोग नहीं करेगा तो फिर किस ऐसी संस्था से उम्मीद की जा सकती है कि वो देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित तरीके से चुनाव कराकर सत्ता संगठन की बात करे। लेकिन चुनाव आयोग स्वयं संशय घेरे में। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। वहां पर अगर देखें आप तो वहां पर एक वर्ग विशेष को पुलिस जो है वो वोट देने से रोक रही है, उनको जाने से रोक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के सभी चैनल उन लोगों से बातचीत कर कुछ दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहां पुलिस वहां रोक रही है। और मीडिया, सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया के माध्यम से जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब दिखा रही हैं। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेकर ये बात को सिद्ध कर रहा है कि वो एक विशेष एजेंडा पर काम कर रहा है। और अभी तो मतदान जारी है ना, सबसे पहले कोशिश तो ये होगी ना, आप सवाल उठाते हैं वो ठीक है, लेकिन आप तो चुनाव आयोग पर ही बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अभी तो मतदान जारी है, कोशिश ये होनी चाहिए कि शांतिपूर्ण चुनाव आयोग चुप है। जब इतने मीडिया में खबरें आ रही हैं और पुलिस वहां पर मतदान करने से लोगों रोक रही है, पुलिस खुद मतदान कर रही है, यह संज्ञान लेकर चुनाव आयोग क्यों नहीं अपनी तरफ से इस बात को? ठीक है, ये तो सर जांच का विषय है ना, आरोप तो आपका लगाना क्या है, आरोप चुनाव आयोग पर इतना बड़ा। बीजेपी सर अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो फिर चुनाव आयोग की वाहवाही होती है। बात करती हैं आप, तो मेरा आपसे कहना है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी, किस पे छीनी थी? 2G स्कैम पर छीनी थी, कोयला स्कैम पर छीनी थी और बोफोर्स पर छीनी थी। क्या इस सरकार ने 10 साल में साबित किया, वो सबूत निकाल पाए जिसके आधार पर सरकार छीनी गई? सवाल यह है, भ्रष्टाचार लगाने की बात है तो भाजपा ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सत्ता छीनी थी। तो सवाल 10 साल सरकार रहने के बाद क्या उन्होंने किसी प्रकरण में सबूत इकट्ठे किए? क्या उन्होंने किसी बात साबित करने की कोशिश की कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे कांग्रेस पर, क्या वो सच साबित हुए? तो सरकार बनने के बाद भी 10 साल तक अगर आप उन चीजों की बात नहीं करते तो फिर आप किस आधार पर हमसे कह सकते हैं हम आरोप लगा रहे हैं? आरोप दिखाए जा रहे हैं, हमने नहीं, मीडिया दिखा रहा है। और मीडिया देश में, देश स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा है। तो सवाल है, क्या चुनाव आयोग अंधा और लूला है? उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जब देश की सारी एजेंसियां और मीडिया उस बात को उजागर कर रहा है तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ आप ही नहीं करते, बीजेपी वाले भी करते हैं, दूसरी पार्टियां भी करते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए सर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है ना वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। कोशिश होनी चाहिए कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से और सर जनता, ठीक है सर, ये जांच का विषय है, कानूनी रूप से, लीगली रूप से प्रोसेस होगा। इस तरीके से चलाकर, आरोप लगाकर सर हम अपना वक्त जो है ना वो व्यक्त करेंगे। आप ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है सर, आवाज ऊंची करके ये नहीं ठीक है सर, 80 ठीक है, चलिए मतदान की बात कर लेते हैं। जो लोटो वोट का योग जो है वो मिला नहीं, उसका योग नहीं हो पाया और हमने उसकी शिकायत की। आज दूसरे चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले लोकसभा के जो परिणाम आए, जिस पर संशय ने कायम किया था, जिस पर हमने सवाल किया था, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप चुनाव आयोग को सवाल करें कि जब 80 सीटों पर चुनावों के योग का गणित बैठा ही नहीं तो फिर उनका जो परिणाम था उसको सत्यापित करने की बात आज तक चुनाव आयोग ने नहीं की है। तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी भी बनती है। बिल्कुल सर, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और कोशिश हम यही करते हैं कि जो गलत है वो गलत बताया जाए, जो सही है वो सही बताया जाए, लेकिन आवाज ऊंची कर कर अपनी बात को रखने की कोशिश जो की जाती है सर, वो फिलहाल अभी आजकल हम नहीं करते हैं, हम वही दिखाते हैं जो एक्चुअल में दिखाया जाता है। खैर महाराष्ट्र की बात करते हैं सर, बिल्कुल 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 ठीक है सर, वो आप रखिएगा, वो जांच का विषय है, कानूनी और लीगली तरीके से जो प्रोसेस होता है वो उसी के तहत होगा, चाहे 10 साल होते हैं। कई बार तो सर ये हमारी कानूनी प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं बहुत तरीके से किस तरीके से हमारा काम करता है कानून। खैर अभी जो आंकड़ा आया है, क्योंकि आप भी जानते हैं सर वोटिंग प्रतिशत बहुत कुछ बयां कर देता है, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, अभी लोकसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दूसरे चुनावों की बात करें। फिलहाल अभी जो आज जो चुनाव हुआ है 3 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो आंकड़ा सर क्या कहता है? क्योंकि महाराष्ट्र की बात सबसे पहले करते हैं, सबसे ज्यादा सीटें वहीं पे। दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवसेना के सामने शिवसेना हो गई, एनसीपी के सामने एनसीपी हो गई, कांग्रेस कहां खड़ी नजर आती है? सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर अभी तक 45% का मतदान हुआ है। ये किस बात को इंगित करता है? कि लोग वहां की मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है, सवाल किया गया सर, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। ये हमको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जो इस
देश का सबसे विकासशील देश स्टेट है, उसमें जो सबसे हमारा आज फाइनेंशियल स्टेट कहा जाता है, अगर वहां के लोग चुनावी और लोकतंत्र प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये हमारे लिए सोच का विषय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा और इस बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूं और इस सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। साथी भी आपसे जुड़ गए हैं, ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है प्रदीप जी, करते तो शायद बिल्कुल बिल्कुल भाग लेते, कम लोगों का भाग लेना इस बात को इंगित करता है। सर ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल 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 मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका ये मुख्य कारण है। बिल्कुल सर, ये जो सवाल इन्होंने उठाया है, सबसे पहले मैं आपसे ओवरऑल रिएक्शन लूं, उससे पहले यही बड़ा सवाल है क्योंकि 3 बजे तक का जो 45% आंकड़ा आया है और ये बेहद कम है, ये चौंकाने वाला है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर है और अगर हम यूथ को नहीं लुभा पाए, हम उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकाल पाए, माया नगरी के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है और भी बहुत सारी चीजें, वहां पर महज इतना वोटिंग प्रतिशत। सर ये बड़ा सवाल है, कहां पे कमी रह गई, क्या लगता है? पूनम, बात यही है कि ये बात कह रहे हैं इन्होंने, जो लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, एक सर तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर पोलिंग परसेंटेज तो 95% पोल होना चाहिए, यही आदर्श स्थिति है, होना भी चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट पर कोई भी बात करने का सोशल मीडिया का जमाना है, एक रील वायरल हो जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, क्या मार्केटिंग या पब्लिसिटी या फिर जो जागरूक करने की बात आती है न्यू वोटर्स को लेकर भी, क्या वहां पर कोई कमी रह गई क्या? नहीं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। आपने देखा है कि हर चीज की वो बात है, लेकिन जब सब कुछ जान जाते हैं, कुछ इनका रवैया भी है, जिस तरह से इन्होंने ये जो काम किया है, जो बात हुई है, कोई क्रिएशन इस तरह का नहीं हुआ। एक बात विपक्षी दलों का होता है कि इनके लिए मुसीबत की यही बात है, इनको जोर जोर से इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि कोई रिएक्शन का वोट नहीं है, कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसके खिलाफ कोई इकट्ठे हों लोग या बात हो। तो एक बात ये तो बीजेपी के लिए या उनके युति के लिए ठीक है, परंतु मैं ये समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। जो सरकार की नीतियाँ अगर पसंद है तो आगे आकर कहना चाहिए, ये बात भी सही है। और जो मान लीजिए रूटीन में बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वही वोट डालना है, वो तो डाल ही रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है और चुनाव जीतने वाले हैं। महाराष्ट्र में सर कहाँ आप 150 सीटों पर तो चुनाव लड़े नहीं कुल, अगर देखा जाए महाराष्ट्र में, और अगर जीत जाती है शिंदे सेना और अगर इस बार साथ नहीं दिया तो फिर कहाँ जाएंगे आप? नहीं, मैंने आपको कहा कि मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सीटों का मैंने आंकड़ा बताया लगभग, तो कुल 150 की बात कर रही हूँ, आप तो उस पर भी नहीं पूरे लड़ रहे हो। मैंने आपको कहा लड़ने की बात, युति, मैंने आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, वो बीजेपी लेड जो कॉम्बिनेशन है, इसमें शिवसेना भी है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ये कारण भी यही है कि ठीक से स्वच्छ नेतृत्व मिले। एक दूसरी बात ये होगी क्लियर मेजॉरिटी आए, उसके लिए अगर बीजेपी ने कुछ जगह पर विड्रॉ किया है, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, तो इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। जब सब दल ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को हम लड़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जीतें, उस समय जो गठबंधन है उसकी फॉर द सेक ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, अगर बीजेपी ने कम जगह पर लड़ना तय किया तो वो भी स्वच्छ राजनीति का। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी जीती है तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? ये मैंने आपको कहा, ये तो सवाल वो तय करेंगे विधायक दल, जो विधायक जीतेंगे वो। अभी जो विधायक बने ही नहीं है, चेहरा तो पहले से तैयार होता है ना, आजकल तो दिखाने की परंपरा रही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने जो सर आला कमान तो पहले ही तय कर लेता है ना, सीएम बनाए हैं, माननीय भजनलाल जी शर्मा, नायब सिंह जी सैनी, आपने देखा है कि वो कार्यकर्ताओं की पसंद के हैं। महाराष्ट्र में भी वो ये न्यू वाला फॉर्मूला लागू होगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ स्थिति दूसरी है और वो कॉम्बिनेशन के लोग मिलकर जो तय करेंगे, उनके विधायक जो तय करेंगे, मुझे लगता है वो ही सीएम बनेगा। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास से लौटना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने अब आप पे ही आरोप लगा दिया कि वहां पर आप लोगों की मंशा ही ऐसी थी महाराष्ट्र में और इसलिए लोगों का इंटरेस्ट फिलहाल वहां पर नजर नहीं आया। बात में झारखंड और फिर बाकी उपचुनावों वाली सीटों पर भी करूंगी, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो पहले उस पर ही चर्चा जारी रखते हैं। देखिए, अभी पारिक जी ने जो बात कही है, क्या कारण रहे कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जो सरकार थी बदली है, परिवर्तन किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उन्होंने खरीद फरोख्त कर सिस्टम को खरीदने की कोशिश की है, कभी शिवसेना के साथ, कभी क्षेत्रीय दलों के साथ, कभी किसी 2 बार सरकार बदल ली है। 5 साल के लिए लोगों ने वोट दिया, लेकिन आपने सरकार क्यों बदली? क्या आपने लोगों से मैंडेट लिया? क्या लोगों ने आपसे पूछा? आपको सरकार बनाने के लिए मान लोगों ने जब पहली बार मैंडेट दिया तो वो सुशासन चाहते थे, वो शिक्षा चाहते थे, वो रोजगारी चाहते थे, वो और चीजों की प्राथमिकता के बाद देते, लेकिन तो आज चुनाव संपन्न होने वाले हैं, वक्त बेहद कम, महज आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त, क्यों मानकर चले कि 40 मिनट महाराष्ट्र में वोटिंग हो जाएगी। लेकिन जो 3 बजे का आंकड़ा आया है वो सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में
मतदान के प्रति लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और साथ में झारखंड में भी दूसरे चरण में मतदान संपन्न हो चुका है, उपचुनाव भी हुए। उत्तर प्रदेश की हमने तस्वीरें दिखाई, हमने आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको केरल की तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल बहुत ज्यादा। सियासत अपने चरम पर, और वो सियासत की जो आंच है, जो गर्म है और जो सेक है, वो आज हमारे स्टूडियो में भी महसूस किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। मनीष पारिक जी है, प्रवक्ता है बीजेपी से, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। सर, आप दोनों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल उठाया था प्रदीप जी ने। उनका कहना था कि चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा शिकायत है। शिकायत पिछले चुनावों को लेकर भी थी, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ। सवाल आज भी है, लेकिन उसे लेकर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उन्होंने आरोप लगा दिए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहता है। लेकिन एक सवाल सर जो मैं करना चाहूंगी इन्हीं के जवाब में से, मनीष जी, आपके ही नेता महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कैश फॉर वोट इसे लेकर पकड़े गए हैं, और ये बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप भी, और जिस तरीके से मामला निकल कर आया, क्या लगता है कोई जानबूझकर रंजिश कर रहा था या कोई घर का ही भेदी था? ये जो सनसनी फैलाने का नुस्खा है वो सब उसी का हिस्सा है, और जो सनसनी फैलाने के लिए कोशिश करते हैं वो वही करते हैं जो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। जिनको पता है कि बैलेट में बॉक्स में हमारे नंबर नहीं आने हैं, हमारे बटन नहीं दबने हैं, तो वो इसी तरह की बातें करेंगे। विनोद तावड़े सीजन्ड लीडर हैं, और जो वहाँ पर जो कुछ हुआ सबको पता है। ये सब बात उन्होंने क्लियर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा रवैया स्पष्ट किया है, तो अल्टीमेटली ये सब इसीलिए हुआ है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बड़ी बात है कि जो इन्होंने नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के जो लीडर थे बाला साहब जी, उनके आत्मा की रक्षा करने के लिए, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसको त्याग किया। और वो जो चाहते थे, जिस तरह वो महाराष्ट्र को देखते थे, जिस तरह से उसका विजनरी बात थी, उसमें बीजेपी ने हेल्प किया। यानी मोदी जी की जो नीतियां हैं देश को आगे बढ़ाने की, उसमें महाराष्ट्र सहभागी बन जाए, इस कोशिश के लिए हमने कई कॉम्प्रोमाइज किए। और उस कॉम्प्रोमाइज के तहत आपने कहा कि हम कम सीटों पर लड़े, लेकिन ये राजनीति की उत्कट इच्छा है, ये उत्कट रिश्ता है कि उसके बारे में अपने लॉसेस को नहीं विचार किया। पर आप समझेंगे कि जनता ने इसको समझा है, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए चुनाव जीतने वाली है। मैं आपको यह भी निवेदन कर रहा हूं कि जो कोई सीटों का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर जो बीजेपी लेड जो कॉम्बिनेशन है उसके पक्ष में जाएगा, और उसके कारण यह है कि हमारे पास बाला साहब देवरस का आशीर्वाद, बाला साहब जी ठाकरे का आशीर्वाद है। ठीक है, आपने आशीर्वाद की बात की तो फिर वो गठबंधन याद आ जाता है, गठबंधन निकल कर आ जाता है, तो फिर पीछे कहीं वो छूटता है, फिर एक साथ हो जाते हैं। कांग्रेस, प्रदीप जी आपसे सवाल करूंगी। कांग्रेस गठबंधन करती है, लेकिन गठबंधन की वजह से कई बार ठगी भी कही गई है, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी वो गठबंधन करती है। क्या लगता है, गठबंधन कांग्रेस के लिए मजबूरी है या जरूरी है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि अभी पारिक जी ने जो बात कही है उस संदर्भ में बात कहना चाहता हूं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया। बाला साहब ठाकरे के साथ अगर आपको याद हो तो उन्हें चुनाव आयोग ने एक शब्द जो इस्तेमाल किया था उसको हिंसक मानते, उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था, और वो मोदी जी के साम्राज्य में ही हुआ है। सवाल यह कि वही चुनाव आयोग इतना संवेदनशील है, जिस एक शब्द पर उन्होंने हिंसक होने के बाद उनको 6 साल अयोग्य घोषित कर दिया। वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस सीमा तक इस पे हिंसक और अनर्गल बातों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या ये सब चीजों के संज्ञान में नहीं आ रही है? अगर ये नहीं आ रही है तो उस समय कौन सा चुनाव आयोग था, इस समय कौन सा चुनाव आयोग है? ये बेसिक मूल बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा गठबंधन की बात है। आपको पता है लोकसभा के चुनाव में हमने एक गठबंधन किया था, और इंडिया गठबंधन के नाम से हमने चुनाव लड़ा, और अब चूंकि हम सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी थे, हमने अपना बड़प्पन दिखाते हुए सभी पार्टियों से कहा कि जहां जो लोग जीतने की पोजीशन में जो क्षेत्रीय पार्टियां होगी उनके साथ हम सामंजस्य करके चुनाव लड़ेंगे। और हमने इसी फार्मूले पर अपने सबसे कम, जो पहली बार लोकसभा के चुनाव में सबसे कम उम्मीदवार हमने उतारे। सवाल यही था कि हमें गठबंधन में हमें बात समझ में आ गई थी, भारतीय जनता पार्टी देश के चुनाव में मतों का विभाजन करके पार्टी में आती है। आप समझते हैं 100% 100 वोट होते हैं तो उसमें 40 वाला राज कर रहा है और 60 वोट आपस में बट करके वो विघटित हो जाते हैं, इसलिए 40 वाला सिद्धांत में आता है। हमने ये प्रयास किया इस बार कि हम इन वोटों के विभाजन को रोकें, और विभाजन को रोकने के लिए हमने गठबंधन किया, और इसीलिए हमने क्षेत्रीय पार्टियों को प्रमुखता देते हुए उनको आगे लाने की बात की है।
तो हमने गठबंधन इसलिए किया कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ जो जिस क्षेत्र में क्षेत्रीय दल प्रमुखता में था उसके साथ हमने सामंजस्य कर इसको इस तरह से लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की है। हमने प्रयास किया, इसलिए हमने गठबंधन किया। ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है प्रदीप जी, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऊपर बाला साहेब का आशीर्वाद है। बाला साहब का आशीर्वाद है, वो उनकी समझ हो सकती है, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह का प्रैक्टिस लोकतंत्र में महाराष्ट्र में हुई है और जिस तरह से समाचार आपके सामने आ रहे हैं, तो सवाल यह कि चुनाव आयोग पर मैंने जो बात कही है उसका कहने का तात्पर्य यही है कि एक उदाहरण उन्होंने बाला साहब ठाकरे को 6 साल एक हिंसक शब्द का इस्तेमाल करने पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया था। तो क्या अब ये चुनाव आयोग उसकी में कोई शक्तियों में कमी हो गई है या उनकी समझ में कोई कमी हो गई है? तो मेरा यही कहना है कि एक चुनाव आयोग था, एक चुनाव आयोग सेशन भी थे, उन्होंने देश में जब चुनाव कराया तो उन्होंने सारे तंत्र को एक मुट्ठी में बंद करके दिखा दिया था कि चुनाव किस तरह कराए जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि आज के वर्तमान समय में चुनाव आयोग की धांधली और उसकी अकर्मण्यता के कारण देश में जो माहौल बना है, अभी मामला सामने आया है जहां पर बीजेपी के नेता ने आरोप लगा दिया किस तरीके से फर्जी वोटिंग की जा रही है। सपा पर आरोप लगा दिया गया। सपा के साथ तो सर आपका गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर क्या बोलेंगे? आप देखिए बीजेपी की तरफ से आरोप है। आज 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। वहां अखिलेश जी ने शिकायत करके कम से कम 10 लोगों को, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कराया। सवाल यह है कि अगर सपा का इनिशिएटिव ले रही है और सपा ये कार्रवाई मांग रही है तो चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग की स्वतः की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव जो है तरीके से कानून पूर्वक उनको संपन्न कराए। लेकिन दूसरी पार्टी अगर कोई आइडेंटिटी मांग रहा है पुलिस अधिकारी तो उसको सस्पेंड कर रहे हैं। सपा पे पाले में डाल दिया, फिर चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया। सर कांग्रेस की भूमिका क्या है? कांग्रेस हमारे सहयोगी है, हम उनके साथ रेस में नहीं है। जो अखिलेश कर रहे हैं अगर कुछ अच्छा होता है तो हम साथ हैं, और अगर कुछ अच्छा नहीं होता, कोई आरोप लगता है तो फिर हम सिर्फ सहयोगी हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनके सहयोगी हैं। अखिलेश जो काम कर रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, सीधा स्पष्ट है हमारा। चलिए ठीक है मेरा सर। निवेदन इसमें यह है कि अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है तो उसको सस्पेंड करा रहे हो आप। किसको मिला के बाद तो आप देखिए, अरे आप देखिए क्या सरकार है, आपने क्या करा है लोकतंत्र का। कोई अधिकारी ड्यूटी निभा रहा है तो उसको सस्पेंड कर दो। आपकी सरकार इतनी कमजोर कैसे है? आइडेंटिटी मांग रहा है और वो सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा सरकार में आप यू आर कंसर्न विद द नंबर ओनली, वैल्यूज कहां है? आपने कहा हम चुनाव नहीं लड़ रहे कि बीजेपी का बंटवारा हो जाएगा वोटों का, इसलिए हमने तो मैदान में उतारे नहीं आदमी, हमारे को तो ज्यादा आदमी जिताने हैं। आपकी वैल्यूज का क्या हुआ, आपके मूल्यों का क्या हुआ जिसके लिए राजनीति का दावा करते थे आप? और आपने परिवारवाद की बात करी थी कि वो संख्या का मतलब नहीं था। सत्ता की आड़ में जिस तरीके से फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया सर, उसे पर आप एक बार खुलकर रिएक्शन देंगे तो ज्यादा सही। मैंने कहा ना आपसे कि सत्ता आपकी, आप डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव आप करवा रहे हैं, मशीनरी आपकी, केंद्र सरकार आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी, और हमको ही दोष देने की बात है। हम तो जो गड़बड़ी आप कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं और आपके अधिकारियों को चुनाव आयोग सस्पेंड कर रहा है। तो इसमें कमजोरी आपकी है, हमारी नहीं है। हमने कमियां बताई, उस कमियों के आधार पर आप अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हो, ये कमी आपकी है। जो काम आपको करना था वो चुनाव आयोग कर रहा है, जो काम आपको करना था वो चुनाव आयोग कर रहा है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी अकर्मण्यता और असंवेदनशीलता के कारण ये सब कुछ हो रहा है और विपक्ष उनको ये बात बता रहा है, उनको इंगित कर रहा है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान और जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अब सियासत होती है, चुनाव प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जनता जनार्दन है वो फैसला करती है मतदान के दिन। सर आपने भी वोटिंग प्रतिशत देखा 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया, सर क्या लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरीके का आंकड़ा सामने आया 45% 3 बजे तक का, क्या लगता है बढ़ सकता है? क्योंकि अभी तक तो बड़े सवाल, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मतदान के प्रति जो जागरूकता को लेकर कोशिश की जाती है वो एक महज औपचारिकता बनकर रह गई है या फिर वाकई में कोशिश की गई है लेकिन जनता पर असर नहीं पड़ा मतदान को लेकर? देखिए ये बात सही है पूनम की, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत जागरूक प्रदेश है, वहाँ की जनता भी जागरूक है। और जबकि हम उस अनुपात में अगर झारखंड को देखें तो पिछड़ा हुआ इलाका है झारखंड का, ट्राइबल एरिया है सबसे सर्वाधिक वहाँ पर, तो उम्मीद की जानी चाहिए थी कि महाराष्ट्र का पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए था। और जब इतने दल चुनावी समर में हो, अलग अलग दल, महायुति, महाअगाड़ी, उसके बावजूद अभी तक जो परसेंटेज है वो कोई बहुत ही बेहतरीन नहीं कहा जा सकता। पूरा प्रयोग चुनाव आयोग ने किया, लोगों के बीच जागरूकता के अभियान चलाए। यहाँ पर इस चुनाव परसेंटेज का बहुत असर रहेगा। इस चुनाव परसेंटेज
जो लास्ट आखिरी चुनाव परसेंट जब हम 6 बजे बाद हमारे पास पूरे आंकड़े आएंगे पूनम, तो इस पूरे आंकड़ों के इर्द गिर्द पूरी कहा जा सकता है, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे पूर्व अनुमान हो, वो तमाम चीज़ें अपने आप में घूमती हुई से नजर आएंगी कि आखिर महाराष्ट्र के इलेक्शन में किस तरह की तरफ परिणाम जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन के बाद ये कहा जा सकता है कि पूर्व अनुमान अपने आप में धराशायी हो गए थे और जो सोचा था उसके विपरीत बिल्कुल वहाँ के परिणाम आए थे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अगर कोई अतिशयोक्ति करे तो मुझे लगता है कि वो परिणामों के मद्देनज़र करे कि भविष्य में परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसा कि हरियाणा में हुआ, लग रहा था सबको कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन वहाँ पर उल्टा हो गया और भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट हो गई। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि एमवीएम और महायुति गठबंधन जो है उसके बीच का जो मुकाबला अब पूरी तरह पोलिंग परसेंटेज सर, इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे और आपसे रिएक्शन भी लेंगे और भी तमाम सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, वोटिंग प्रतिशत 5 बजे का क्या कुछ है, चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं 5 बजे का आंकड़ा क्या कहता है। महाराष्ट्र में 58.22% ये आंकड़ा रहा। वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे तो झारखंड में 67.59% मतदान किया गया है। तो मीरापुर में 57.02%। ये शाम 5 बजे तक मतदान की तस्वीर आपको बता रहे हैं। मंचुआ में 50.41% मतदान हुआ है। इसके अलावा खैर से 46.35%। 5 बजे तक का मतदान, ये वोटिंग प्रतिशत। फूलपुर में 43.43% मतदान किया गया है। और कुंदरकी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वोटिंग प्रतिशत अब 3 बजे तक हमने आपको बताया था, लेकिन अब 5 बजे का भी सामने आ गया है। इसके अलावा 6 बजे तक मतदान होना है। अभी भी लगभग 17-18 मिनट पड़े हैं, 18 मिनट अभी भी है। हम यही अपील कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक वोट नहीं कर पाए हैं, वोट कास्ट नहीं कर पाए हैं, अभी भी समय है। आप अपने घरों से बाहर निकलिए, आप पहुंच सकते हैं उस बूथ तक जहां पर आप मतदान कर पाएंगे। फिलहाल 6 बजे तक का ये मतदान और उसके बाद का आंकड़ा क्या होगा वो भी बहुत जल्दी सामने आएगा। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनीष पारिक जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, योगेश शर्मा है, पॉलिटिकल एडिटर। सर, आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 बजे का आंकड़ा आ गया। योगेश जी, सबसे पहले आपसे रिएक्शन। देखिए, जो सर्वाधिक विवाद जहां पर हो रहा था, कुंदरी सीट जो है यूपी में सुबह देखा हमने, और वहीं सर्वाधिक मतदान हुआ है। जहां के विधायक जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाए थे बीजेपी पर। वहाँ 57% से अधिक मतदान की अब तक का जो आंकड़ा है वो दिख रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर तमाम विवादों के बावजूद मतदाता निकले हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और जो तस्वीरें देख रहे हैं हम कि आगे बढ़ रहा है मतदान प्रतिशत महाराष्ट्र का भी, तो पूनम ये कहा जा सकता है। लेकिन सर, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है जितना सोचा जा रहा था। अभी भी 60% के ऊपर नहीं गया है। हाँ, ये नहीं गया और इसका कारण मुझे यही लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से सरकारों को लेकर अनिश्चितता का माहौल है कि कोई सरकार कितना टिक पाएगी या कोई भी पार्टी वो अपना अस्तित्व कितना बचा पाएगी। ठीक है, शिवसेना के टुकड़े हुए, एनसीपी के टुकड़े, और यही राजस्थान की धरती है। गहलोत सरकार के समय महाराष्ट्र के कांग्रेस के विधायक यहीं पर उनकी बाड़ेबंदी हुई थी। यही नाना पटोले जो बीजेपी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्हीं की अगुवाई में उस समय यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को। चलिए सर, आगे की स्ट्रैटेजी और बाड़ेबंदी पर ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप जी, अब कांग्रेस आगे क्या करेगी? क्या चुनाव संपन्न होने के बाद बाड़ेबंदी की जाएगी? और अगर की जाएगी तो क्या उद्धव और शरद पवार के भी प्रत्याशी होंगे उसमें? नहीं पूनम, इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और योगेश ने भी बात कही है कि लोकतंत्र में जो स्थिति सामान्य होती है तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जब परिणाम थोड़े इस तरह के होते हैं कि उनको प्रभावित किया जा सकता है या उनको जोड़ तोड़ कर उनको आगे पीछे किया जा सकता है, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर स्पष्ट मतदाता था इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पष्ट सरकार बनी हो तो आपको ये बाड़ेबंदी करनी पड़ी हो। ये तभी होता है जब 2-4-5 को लेन देन को लेकर के आपको जब सरकार बनानी होती है तो इस तरह का ही होता है। और ये प्रबंध भी जो है पिछले 10 सालों में देखा गया है। उससे पहले हमारी राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं था। पिछले 10 सालों में ये हुआ तो इसलिए हुआ कि जो मतों का अंतर था वो कम हो गया, सीटें कम हो गई। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं आपसी सामंजस्य में या समझिए किसी भी प्रकरण से को मैनेज किया जाता है। तो गठबंधन की स्थिति तभी बनेगी जब परिणाम बहुत क्लोज होंगे या परिणाम बहुत निकट होंगे, तो उसमें सभी दल अपना प्रयास करते हैं। सहयोगियों में अगर मानसिकता सही रही, बातचीत सही बनी रही, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? शरद पवार भी कह चुके हैं कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। तो क्या सुप्रिया सुले पर दाव खेल सकती है कांग्रेस? मेरा मानना यह है कि गठबंधन की राजनीति में कभी कोई चीज
पहले तय नहीं होती, ठीक है। गठबंधन के जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार। ठीक है योगेश जी। कि शरद पवार इतने चतुर राजनेता हैं, वो कभी भी सुप्रिया सूले पर दाव नहीं खेलेंगे। ठीक है। वो काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, तो वो किसी दलित को भी आगे ला सकते हैं, चलिए ठीक है। ओबीसी को भी आगे ला सकते हैं। विदर्भ का जिक्र कर लेते हैं, जब बात हो ही रही है। मनीष जी, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, आंकड़ा चाहे आप खोल के देख लीजिए, अभी तक कोशिश क्यों नहीं की गई? जी मैंने आपको उसे कहा रोकने के ज्यादातर जो आत्महत्याएं थी वो पुरानी बात है, अभी नए जो हुए सर अभी भी उसमें जारी उसका है। आंकड़ा मैंने आपको कहा गाय बगाए आ जाती है सर खबर। जी, उसके परसेंटेज में निश्चित तौर पर कमी आई है। पहले 10 बरस तक जो ये कांग्रेस के काल में जिस तरह से किसानों के साथ हुआ था उसका ही परिणाम वो निकला है, और अभी तो उसमें कमी आई तो है। क्या बीजेपी को दूसरी वोट बात मैं करेगी? कहना चाहता विदर्भ हूं की कि जनता बीजेपी को वोट करेगी? इन्होंने सर? कहा नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि जब उनको 6,000 रुपीज हर किसान को हर उस पर चले जाते हैं, अब उसको बढ़ा के 12,000 तक करने की बात हुई है, तो बीज की दिक्कत ना हो, कर्जे की दिक्कत ना हो। जो कर्जा है उसको कांग्रेस की पार्टी ने माफ नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने माफ करने का काम किया है, तो उसको राहत मिली है। जो इसकी बात थी ग्रीन यूरिया की बात है, नीम यूरिया की बात है, तो यूरिया की कमी भी कम करी है, तो किसानों जनता को कितना फायदा हुआ मैं है, आपको कह रहा हूँ ये वो जो सब अभी परसेंटेज में साफ हो इजाफा जाएगा। हुआ है। प्रदीप जी, झारखंड अभी का प्रदीप जिक्र जी की कर जो लेते पहले हैं। बात थी 45% वो तो बदल गई है, ठीक है अब सर, 58% देख आ लेते गया। हैं, जनता बता देगी। प्रदीप जी आप देखिए मेरा झारखंड की कहना बात- यह है हाँ। कि किसान वर्ग देश में सड़कों पर आने की उसकी अपनी वजह है। अगर आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, 6,000 रुपए उसके दैनिक जीवन के लिए, परिवार के लिए आवश्यक है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, इलाज होता है, सब काम होता है, लेकिन सवाल यह है कि उसके कृषक संघ ने एमएसपी की बात को लेकर के आज राष्ट्रीय नीति पर कोई बात अभी तक नहीं हुई है। जो किसान की मूलभूत आवश्यकता, कृषि संबंधी आवश्यकता है, उस पर आज भी बैठकर चर्चा नहीं हो रही। और आप देख लीजिए जितने किसान संगठन है, जितने देश में किसान संगठन है, 10 साल में जितने संगठन बने, जब कांग्रेस वो पार्टी सब की सड़कों पर सरकार थी आकर तो उन्होंने सरकार उसको का लागू विरोध कर नहीं रहे किया। हैं। तो ये सोचने की लेकिन बात आप है बाजरा अभी कि 2,000 किसान रुपए सड़कों पर क्विंटल आकर जा रहा है, वो नहीं देख रहे आप। दिनचर्या को छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी 800 रुपए छोड़कर क्विंटल बाजरे को 2,200 रुपए तक लेकर आई है, उसको एमएसपी का आरोप लगा रहे हो आप। किसानों की मूलभूत आपने समस्याओं पर लहसुन की खरीद नहीं करी, आपने दलहन की खरीद नहीं करी, जो कांग्रेस किसान पार्टी जो ने आंकड़ा करी है वहां वो पे अभी भी कोटा सोचने में पर मजबूर करता दालें है। बेकार पड़ी क्योंकि नहीं, पर खरीद आत्महत्या नहीं सबसे करी। ज्यादा हुई है, अभी भी इस तरीके की खबरें आती है तो फिर सर सवाल तो खड़ा होगा ही, और इसलिए पूछना सर हमारी जिम्मेदारी है। प्रदीप जी, झारखंड का जिक्र कर लेते हैं जेएमएम के साथ, लेकिन सर क्या कभी मन नहीं किया कि झारखंड में पूर्णतः कांग्रेस आकर खड़ी हो? देखिए सवाल वह है कि वहाँ आदिवासी सरकार आदिवासी प्रमुखता में है, और आदिवासियों में जो सोरेन परिवार है वो आप देखिए कि किस तरीके से शिबू सोरेन जी की सरकार वहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उनके जो छोटे भाई थे वो भी मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से सरकारों को तोड़फोड़ करके, मतभेद करके, तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की बात होती है तो वहाँ विकास गौण हो जाता है, और वही बात झारखंड में भी हो रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाला, कारण कुछ भी रहे हो, बात हुई हो, लेकिन सवाल यह कि आपने डाला, लोगों का सामने आ रहा। आप देखिए झारखंड में प्रतिशत, जो मतदान का प्रतिशत 70 से ऊपर जा रहा, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि झारखंड में झामुमो की सरकार बन रही है। शिबू सोरेन वहां के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री होंगे, ये निश्चित तौर मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि ये मतदान 70% से ऊपर जा रहा है, और एक तरह से ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां क्षेत्रीय पार्टी बहुमत में है और वो सरकार बना रही है। चलिए ठीक है सर, और आप सभी से भी मैं रिएक्शन लूंगी, और जब बात आदिवासियों की है तो फिर शर्मा धर्म कोड पर बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है, उस पर भी आप सभी से रिएक्शन लूंगी। लेकिन तो सुबह 6 बजे से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है, और आज भी इस वक्त भी चर्चा कंटिन्यू। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी 15 मिनट का वक्त रह गया है मतदान करने को लेकर। महाराष्ट्र पर चर्चा हो रही थी और अभी झारखंड पर चर्चा ब्रेक से पहले हमने शुरू की, लेकिन एक सवाल खड़ा हुआ था शर्मा धर्म कोड को लेकर। प्रदीप जी, आपसे ही मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी सबसे पहले। क्या कांग्रेस समर्थन करती है झारखंड में, और आपको क्यों लगता है अगर करती है तो फिर क्यों जरूरत महसूस होती है? देखिए ये सारे मसले जो होते हैं हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, ठीक है, और चूंकि हम क्षेत्रीय पार्टी में, मैं राजस्थान का प्रवक्ता हूँ, तो ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं जितने भी तय होते हैं ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। तो इन संबंधों में जितनी बातें हैं, जितनी संभावनाएं, और जितनी भी हम एक कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो ये मेरे नेतृत्व का सवाल है, इसलिए पर मेरा टिप्पणी करना उचित है। पुनः मैं बात जोड़ना जी सर। चाहता हूँ कि राजस्थान में जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसके विधायकों ने भी राजस्थान की विधानसभा में धर्म कोड की बात की थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मामला बहुत गरमाया था। और अब बीजेपी सरकार, पंजाब सरकार, मानगढ़ धाम जो है आदिवासियों का पवित्र स्थल है, उसको ट्राइबल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी में है। जल्दी इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं, और राष्ट्रीय स्मारक को घोषणा को लेकर भी केंद्र सरकार को फैसला करना है। तो ये 3 राज्यों से सटा इलाका है, और हमारे राजस्थान में ही सौभाग्य है कि मानगढ़ जैसा जो पवित्र स्थल है
जी गोविंद गुरु की धरती वो यहाँ पर स्थापित है। ये धर्म कोड का मसला अपने आप में बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है। इसीलिए उन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि पूरा मसला ये कि उनके आला कमान को देखना पार्टी के। लेकिन ये अपने आप में इसलिए मसला है क्योंकि इसी बात को लेकर अभी 84 के अंदर जो चुनाव प्रचार था बीजेपी का, उसने इसी मसले को उठाया था और ये कहा था कि जो ताकतें हैं आदिवासियों को विघटन करना चाह रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाए, बीएपी पर आरोप लगाए, खासतौर से बीएपी को टारगेट किया था इस बात को लेकर कि क्योंकि वो सभी हिंदू है और हिंदू धर्म इसे लेकर झारखंड में बीजेपी क्या सोच रखती है सर? इस मुद्दे को कैसे उठा रही है? झारखंड को लेकर बीजेपी का क्लियर एजेंडा है। ट्राइबल्स को उनकी अस्मिता का मुद्दा प्रधानमंत्री उठाया और ये कहा है कि हमने जितना काम किया है आदिवासियों के लिए उतना किसी ने किया। हमने तो राष्ट्रपति तक ट्राइबल लेडी को वहाँ तक पहुँचाया, महामहिम आज सुप्रीम पोस्ट पर है वो देश की। तो ये सब बातें वो उन्होंने बीजेपी के नेता कहते रहते हैं। और झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में भी जो बीजेपी सरकार बनी थी उसमें भी ट्राइबल्स को लेकर कई तरह की जो परोपकारी और कल्याणकारी योजनाएं थी उनको मुद्दा बीजेपी ने बनाया था। और अब भारतीय जनता पार्टी यही काम झारखंड में भी करना चाह रही। कितना असर होता है, कितना जो मैनिफेस्टो आपने देखा ही है बीजेपी का झारखंड का, बिल्कुल पॉपुलर मैनिफेस्टो है। मनीष जी से रिएक्शन ले लेते हैं और साथ में सर एक सवाल मैं और ऐड ऑन कर देती हूँ। सर आप घुसपैठियों को लेकर बात करते हैं और अगर आपकी सरकार बन जाती है तो फिर कैसे बात करोगे घुसपैठियों को झारखंड से? आपने देखा है कि इन्फ्लेटेटर्स के बारे में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। और जब 3 बीघा आंदोलन उस जमाने में खड़ा किया था, जब भाजपा पूरी तरह से सत्ता में नहीं थी, तब भी इसकी जो कैडर है उसने इस ऑर्गेनाइजेशन में इसका आंदोलन में भाग लिया था। और इसके बारे में जो घुसपैठ के जरिए राष्ट्रीयता में बदलाव, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुख्ता कदम उठाए हैं। चाहे बंगाल की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, आज उसकी जो इक्वेशन बदल दिए हैं, कंपोजिशन बदल दिए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीजेपी कटिबद्ध है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब महज मुश्किल से शायद 9 मिनट का वक्त है योगेश जी, उसके बाद 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न और जो आ गए मतदाता उनको वोट करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद शुरू होंगे एग्जिट पोल। एग्जिट पोल पर आजकल विश्वास थोड़ा सा योगेश जी कम हो जाता है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल क्या आते हैं और फिर वही और फिर 23 तारीख को क्या नतीजे उसके अनुरूप होते हैं या फिर बिल्कुल विपरीत होते हैं। जनता ने फैसला कर लिया है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार महाराष्ट्र में, झारखंड में, और फिर क्या नतीजे आते हैं उपचुनाव के बाकी राज्यों में, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार अभी भी जारी और आप सटीक एग्जिट पोल देखिएगा 6 बजे से लगातार।